हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त आपका मेंटो वीके सर। दोस्तों, यूट्यूब चैनल के इस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। जैसा कि दोस्तों मैंने पिछली वीडियो में बात की थी प्रेडिकेट के बारे में। दोस्तों, प्रेडिकेट में मैंने वर्ब के बारे में बता दिया था। वर्ब के बारे में मैंने बता दिया था और ये भी बताया था प्रेडिकेट का मतलब होता है कर्ता के उद्देश्य को ही हम प्रेडिकेट कहते हैं। और दोस्तों, प्रेडिकेट को दो तीन भागों में विभाजित किया गया है। नंबर एक वर्ब, दूसरा ऑब्जेक्ट और तीसरा कॉम्प्लीमेंट। और दोस्तों, मैंने वर्ब के बारे में कल बताया था और आज हम बात करने वाले हैं ऑब्जेक्ट की। दोस्तों, जो लोग हमसे जो नए जुड़े हैं उनको मैं बताना चाहूँगा कि दोस्तों, मेरा ये सेशन, पूरा सेशन जो इंग्लिश ग्रामर का है, वो हमको आपके एग्ज़ाम पर्पज़ से और पूरा सिलेबस मैं पढ़ाऊँगा। और दोस्तों, ये पूरा मैं सिलेबस इस समय पढ़ा रहा हूँ प्रेडिकेट। और दोस्तों, जो लोग अभी तक पिछला वीडियो नहीं देखे हैं तो कृपया करके देख लीजिएगा। और मैं आज शुरू करने वाला हूँ प्रेडिकेट के ऑब्जेक्ट के बारे में बात करने वाले हैं आज। दोस्तों, ऑब्जेक्ट का मतलब है द एम ऑफ सब्जेक्ट इज कॉल्ड ऑब्जेक्ट, यानी कर्ता के उद्देश्य को ही हम ऑब्जेक्ट यानी कर्म कहते हैं। दोस्तों, ऑब्जेक्ट को दो भागों में विभाजित किया गया है। नंबर एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट और नंबर दो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट में हमारा सजीव कर्म और निर्जीव कर्म, यानी डायरेक्ट ऑब्जेक्ट में निर्जीव कर्म आएगा और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट में सजीव कर्म आएगा। जैसे कि दोस्तों, अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल में हम बात करेंगे जैसे माई फ्रेंड गेव मी अ बुक। तो दोस्तों, इसमें हमारा माई फ्रेंड ये हमारा सब्जेक्ट है और गेव हमारा वर्ब है और मी हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है और आ बुक हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। दोस्तों, जैसे कि हम देखते हैं माई फ्रेंड, तो इसका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या है? आ बुक। और इसका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या है? मी। जैसे कि माई फ्रेंड गेव मी, यानी मेरे दोस्त ने मुझे दिया। क्या दिया? अब इसका मेन ऑब्जेक्ट क्या है? अ बुक, एक किताब। तो दोस्तों, हम देख लिए होंगे कि जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है वो निर्जीव होता है और जो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है वो हमारा सजीव होता है। ये हमारा सजीव होता है, ये हमारा क्या है? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। और ये आ बुक जो हमारा है ये निर्जीव है मगर ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। दोस्तों, अगर हम बात इसके रिमार्क की करें, यानी जो नोट करने वाला पॉइंट है आप लोगों के लिए और बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और जैसे कि दोस्तों, किसी भी कार्य में जब इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट सबसे पहले आता है, यानी किसी भी कार्य में इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट सबसे पहले आता है किसी भी, तो उसके पहले किसी भी प्रीपोजिशन का प्रयोग नहीं किया जाता है। यानी कहने का मतलब है कि जो ये हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, ये हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, अगर ये हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट से ये आ बुक है, यानी जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट से पहले जो हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट आएगा, तो इस इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट से पहले यहाँ पर हमारा कोई भी प्रीपोजिशन नहीं आएगा। और किंतु यदि जब इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट बाद में आता है, यानी जब यही इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट आ बुक के बाद में आएगा, तो
उससे पहले हमेशा प्रीपोजिशन टू अथवा फॉर का प्रयोग किया जाता है। यानी जो हमारा मी है, अगर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के बाद आएगा, यानी डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के बाद इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट आएगा, तो मी और आ बुक के बीच में यहाँ पर हमें प्रीपोजिशन का प्रयोग करना होगा। अगर एग्जाम्पल की बात करें इसके, जैसे मैंने एग्जाम्पल लिया है, आई रोट टू यू अ लेटर। आई रोट टू यू अ लेटर। दोस्तों यहाँ पर हमने देखा है किसी भी कार्य में जब इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट सबसे पहले आता है तो किसी भी प्रीपोजिशन का प्रयोग नहीं किया जाता है। तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट पहले आया है। जैसे आई रोट टू यू अ लेटर, तो जो यू है ये हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। मैंने क्या बताया है इधर कि इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हमेशा सजीव होगा और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हमेशा निर्जीव होगा। तो हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट आ लेटर है और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हमारा आ लेटर है, इनडायरेक्ट हमारा ऑब्जेक्ट यू है, यानी यू। और यहाँ पर हमारा रिमार्क क्या कहता है, यदि इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट सबसे पहले आता है, यानी डायरेक्ट ऑब्जेक्ट से पहले इनडायरेक्ट आता है, तो किसी भी प्रीपोजिशन का प्रयोग नहीं होगा। तो यानी ये प्रीपोजिशन आ जाने से ये वाला हमारा एग्जाम्पल गलत हो जाता है, क्योंकि ये प्रीपोजिशन इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट से पहले आया है। और आई रोट अ लेटर यू, आई रोट अ लेटर यू। अब इसमें क्या हुआ कि इसमें हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट यानी यू जो है वो बाद में आया है। और अगर बाद के लिए क्या बोलता है, किंतु जब इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट बाद में आता है तो उससे पहले हमेशा प्रीपोजिशन टू अथवा फॉर का प्रयोग किया जाता है। दोस्तों ध्यान दीजिएगा कि यदि इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट बाद में आता है तो हमारा क्या होगा कि ये कोई ना कोई प्रीपोजिशन अपने से पहले लेगा। तो यहाँ पर कोई प्रीपोजिशन न होने के कारण ये भी वाक्य गलत हो रहा है। अब तीसरा क्या देखते हैं, आई रोट यू, यानी मेरा आई रोट यू अ लेटर। इसमें क्या हुआ, अगर रिमार्क की बात की जाए तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट से पहले अगर इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट सबसे पहले आता है, यानी अ लेटर तो हो गया डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, लेकिन यू जो है हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। और रूल्स ये कहता है कि इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट अगर सबसे पहले आता है तो कोई प्रीपोजिशन का प्रयोग नहीं होता है। तो यानी यहाँ पर कोई प्रीपोजिशन का भी तो प्रयोग हुआ नहीं है, इसलिए मूलतः ये भी सही है। लेकिन नीचे अगर इसका अगर एग्जाम्पल देखें, आई रोट अ लेटर टू यू, आई रोट अ लेटर टू यू, यानी इसमें डायरेक्ट ऑब्जेक्ट पहले आया है और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट बाद में आया है। तो हम क्या देखते हैं, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट से पहले टू का प्रयोग हुआ है, यानी ये भी सही है। लेकिन अगर बात ये आती है कि दोनों अगर दो चीज़ें हैं, जैसे ये तो हमारे ऊपर वाले तो हो गए गलत, क्योंकि ये हमारे रूल्स को फॉलो नहीं करते हैं। लेकिन जो ये वाला है ये हमारा रूल्स फॉलो करते हैं दोनों। जैसे कि आई रोट यू, यानी इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट पहले आया, इसके पहले कोई भी प्रीपोजिशन का प्रयोग नहीं हुआ। अ लेटर यानी डायरेक्ट ऑब्जेक्ट बाद में आया। तो अगर रूल्स की बात करें तो ये भी सही है। लेकिन आई रोट अ लेटर टू यू, तो ये भी सही है। तो इसमें हम प्रेफर किसको करें अगर दोनों चीज़ें हमको एग्ज़ाम में मिलें। दोस्तों आई रोट यू अ लेटर, मैंने लिखा तुमको अ पत्र, यानी मैंने लिखा तुमको अ पत्र, और इसका मतलब हुआ
मैंने लिखा एक पत्र तुमको। इसमें थोड़ा सा प्रोनाउंसिएशन का मतलब आम बोलचाल भाषा में तो ये दोनों सही है, मतलब ये भी सही है, ये तो सही है ही है। क्योंकि इसको आई रोट, मैंने लिखा तुमको, अरे मैंने तुमको नहीं लिखा, मैंने पत्र को लिखा तुम्हारे लिए। अगर हम हिंदी को अनुवाद करें तो इस तरह से होगा, इसलिए हम इसको क्या करते हैं, ये बता रहा है मैंने तुमको लिखा और ये कह रहा है मैंने पत्र को लिखा तुम्हारे लिए, मतलब टू यू, तुमको। तो दोस्तों थोड़ा सा हिंदी अनुवाद के चलते हम इसको प्रेफरेंस कम देंगे, यानी इसको प्रायोरिटी कम देंगे और इसको प्रायोरिटी हम ज़्यादा देंगे। दोस्तों उम्मीद है कि अगर ना समझे हों तो एक बार हम फिर से बता रहे हैं कि दोस्तों जब हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट पहले आएगा तो इसके पहले हमारा कोई भी प्रीपोजिशन का प्रयोग नहीं होगा, लेकिन जब ये इनडायरेक्ट इसके बाद आएगा यानी डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के बाद आएगा तो इसके बीच में हमेशा आ बुक और मतलब इस डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के बीच में हमेशा किसी न किसी टू अथवा फार में से किसी न किसी प्रीपोजिशन का हम प्रयोग जरूर करेंगे। दोस्तों इसमें एक चीज़ थोड़ा एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देंगे आप लोगों को कि जो लेटर है इसके बारे में थोड़ा देख लीजिएगा। LETTER इसका मतलब होता है पत्र। ठीक दोस्तों, इसका मतलब होता है पत्र। और LATER ये भी एक लेटर है। और LATTER इसका मतलब होता है, दोनों का अर्थ होता है बाद में। इसका दोनों का अर्थ होता है बाद में। लेकिन LATER लेटर जो होता है, यानी LATER जो ये लेटर है ये हमारा लेट की कंपैरेटिव डिग्री है, कंपैरेटिव डिग्री है। लेकिन जो ये लेटर है और ये हमेशा फॉर्मर का अपोजिट है, ये हमेशा फॉर्मर का अपोजिट है। जिसका इसका प्रयोग जो होता है लेटर का LATTER लेटर का प्रयोग हमेशा सीक्वेंस यानी क्रम के रूप में, क्रम में जो बाद में आता है उसके लिए करते हैं। ओके, लेकिन जो ये लेटर है ये हमारा टाइम में समय के लिए बाद में आता है। इतना नोट याद रखिएगा कि LATER लेटर जो है ये हमेशा लेट की कंपैरेटिव डिग्री है और ये समय डिनोटिंग वर्ड है, क्योंकि ये हमारा समय में बाद के बारे में बताएगा। लेकिन जो LATTER लेटर जो होता है इसका अपोजिट फॉर्मर यानी पहले होता, क्रम में जो पहले आता है उसके लिए फॉर्मर का यूज होता है, और जो क्रम में बाद में आता है यानी सीक्वेंस की बात करता है उसके लिए हम लेटर की बात करते हैं। और LETTER इसका मतलब होता है पत्र। ये हम नोट कर लीजिएगा आप लोग। दोस्तों जैसा कि हम समझ लिए होंगे कि LATER जो लेटर है उस समय के भाव में बाद के बारे में बताता है, और LATTER ये सीक्वेंस के में बाद के बारे में बताता है। तो हम देख लिए होंगे। और दोस्तों खैर इसको हम पढ़ाएंगे आपको आगे, और जो लोग इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें वो लोग ले लीजिएगा। दोस्तों
हमने डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट समझ लिया होगा। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट यानी निर्जीव चीज़ें जो होती हैं, और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट यानी जो सजीव कर्म होते हैं, और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट यानी निर्जीव कर्म। और अब आगे हम बात करने वाले हैं ऑब्जेक्ट की विशेष विशेष स्थिति यानी पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट। और अगर पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट की बात करें तो ऑब्जेक्ट के रूप में जब ऑब्जेक्ट के रूप में कोई कार्य आता है तो वह जीरेंड अथवा इन्फिनेटिव के रूप में प्रयोग किया जाता है। जैसा कि दोस्तों मैंने पिछले से पिछली क्लासों में मैंने बेसिक जो कॉन्सेप्ट पढ़ाया था उसमें मैंने जीरेंड के बारे में बताया था, और उसमें और उसी का यहाँ पर भी थोड़ा सा उसका रूप आपको देखने को मिलेगा। और जैसे कि जब हम ऑब्जेक्ट के रूप में कोई कार्य आता है तो वह जीरेंड अथवा इन्फिनेटिव के रूप में प्रयोग किया जाता है। जैसे दोस्तों अगर एग्जाम्पल की बात करें, आई डू नॉट लाइक टू स्मोक। हमारा रूल्स क्या कहता है कि जब कोई कार्य आता है, यानी ये कह रहा आई डू नॉट लाइक, मुझे पसंद नहीं है, टू स्मोक यानी धूम्रपान करना। दोस्तों अगर स्मोक हमको मतलब धूम्रपान करना पसंद नहीं है तो हमारा ऑब्जेक्ट के रूप में क्या आ रहा है, टू स्मोक, यानी हमें ये बता रहा है कि हमको धूम्रपान करना नहीं पसंद, यानी ऑब्जेक्ट के रूप में कार्य आ गया। तो दोस्तों या तो हम इसको जीरेंड बनाएंगे या तो हम इसको इन्फिनेटिव बना दें, दोनों ही सेंटेंस सही हो जाएंगे होंगे। जैसे दोस्तों मैंने एक एग्जांपल इन्फिनेटिव का ले लिया और दूसरा एग्जांपल जीरेंड का ले लिया। जैसे आई डू नॉट लाइक स्मोकिंग या आई डू नॉट लाइक टू स्मोक, यानी हमको धूम्रपान करना पसंद नहीं है। और दोस्तों इसका रिमार्क की बात करें, जब दो कार्य की तुलना की जाती है तो वह हमेशा एक समान रूप अर्थात जीरेंड अथवा जीरेंड, जीरेंड एवं जीरेंड अथवा इन्फिनेटिव एवं इन्फिनेटिव से की जाती है। दोस्तों मैंने अगर जो लोग वो क्लास नहीं देखी है तो प्लीज़ वो क्लास मेरी देख लीजिएगा जो मैंने जीरेंड और इन्फिनेटिव के बारे में बताया था। और दोस्तों क्योंकि मैंने उसमें बताया था कि जब दो कार्य की तुलना की जाती है, जब तुलना की जाएगी तब हम जीरेंड से जीरेंड की करेंगे और इन्फिनेटिव की इन्फिनेटिव से ही करेंगे। ऐसा नहीं है कि हम जीरेंड को इन्फिनेटिव से कर दें और इन्फिनेटिव की जीरेंड से कर दें। एज एग्जाम्पल की बात करें, आई लाइक टू सिंग, आई लाइक टू सिंग एंड डांस, मुझे पसंद है सिंग गाना गाना एंड डांस करना। दोस्तों मैंने उसमें जीरेंड में बताया, इन्फिनेटिव में मैंने बताया था कि आई लाइक टू सिंग, मुझे पसंद है गाना गाना, एंड डांस यानी डांस करना। दोस्तों यहाँ पर तो टू लगा है लेकिन यहाँ पर टू नहीं लगा है, तो उसमें हम उस वीडियो में विस्तार से इसके बारे में बताया था। लेकिन हाँ जो लोग हमसे नए जुड़े हैं उनको मैं बता दूं कि दोस्तों ये एक कंजक्शन है, एंड हमारा कंजंक्शन है और टू भी हमारा कंजंक्शन का कार्य करता है। इसलिए डबल कंजंक्शन ना हो अगर सुपरफ्लस हो जाएगा दोस्तों, इसलिए हम एक टू को रिमूव कर देते हैं और एक टू को रहने देते हैं। दोस्तों अब सोचते होंगे कि टू को रखें एंड को रिमूव कर दें, तो दोस्तों गाना गाना और डांस करना दोनों अलग अलग क्रियाएं हैं, दोनों अलग अलग कार्य हैं, इसलिए हम एंड को रखेंगे ही। हम इसलिए इट को टू को रिमूव कर देते हैं, यानी ये हमारा सेंटेंस सही है क्योंकि इसमें तुलना हमेशा इन्फिनेटिव और इन्फिनेटिव से हुई है। अब हम वाक्य दूसरा देखते हैं, आई लाइक टू सिंग, यानी यहाँ तक तो सही है। आई लाइक टू सिंग, मुझे गाना गाना पसंद है, एंड डांसिंग, ये क्या हो गया, जीरेंड। और दोस्तों मैंने कहा है कि हमेशा या तो हम इन्फिनेटिव से इन्फिनेटिव की तुलना करेंगे या जीरेंड से जीरेंड की। या तो आप यहाँ टू सिंग को हटा के सिंगिंग कर दीजिए,
या तो हम अगर टू सिंग रखते हैं तो डांस को करें, डांसिंग को डांस करना पड़ेगा, इसलिए ये सेंटेंस गलत हो जाता है। और तीसरा अगर सेंटेंस देखें, आई लाइक सिंगिंग एंड डांसिंग, यानी हम क्या देख रहे हैं, यहाँ भी जीरेंड है और यहाँ भी जीरेंड है, यानी सिंगिंग भी और डांसिंग भी, ये भी सही है। दोस्तों मैंने उसमें बताया था कि अगर जीरेंड की बात करें, जीरेंड का मतलब है V1 में प्लस ING। अगर किसी भी मेन वर्ब में ING लगा देंगे तो वो जीरेंड हो जाएगी। अगर किसी भी मेन वर्ब यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से पहले अगर हम टू लगा देंगे तो वो हमारा इन्फिनेटिव हो जाएगा। ये मैंने पिछली क्लास में विस्तार पूर्वक बात की थी इस पे, लेकिन जो लोग नए हैं वो कृपया समझ लें कि जो जीरेंड है, जो वर्ब में अगर ING लगा देंगे तो जीरेंड हो जाएगा, और किसी वर्ब से पहले अगर हम टू लगा देंगे तो वो हमारा इन्फिनेटिव हो जाएगा। नोट इट। अगर हम बात अब आगे इसमें एग्जाम्पल की करें चौथे वाक्य की, तो टू राइट इज एज गुड एज रीड, यानी कहने का मतलब है कि लिखना एज गुड एज लिखना जितना अच्छा होता है उतना पढ़ना। तो दोस्तों हम क्या देखे हैं कि रीड भी और राइट भी, रीड और राइट दोनों इन्फिनेटिव हैं और एज दोनों कंजंक्शन का कार्य कर रहे हैं। और दोस्तों एक चीज़ हमेशा नोट रखिएगा, नोट कर लीजिएगा, कि एज डॉट डॉट एज, सो डॉट डॉट एज, इसके बीच में हमेशा पॉजिटिव डिग्री का प्रयोग हमेशा करेंगे। एग्ज़ाम में बहुत इम्पॉर्टेंट है कि यहाँ पर हमको कंपैरेटिव दे देता है लेकिन वो गलत हो जाता है, ये हमारा पॉजिटिव डिग्री रहेगा। इसके बीच में जो भी वाक्य आएगा पॉजिटिव ही डिग्री में आएगा, दोनों में। अब सोचते होंगे सो एज और एज में क्या डिफरेंस है, तो ये एक पॉजिटिव है, वाक्य को दर्शाएगा, जबकि सो और एज हमेशा नेगेटिव वाक्य में आता है, नेगेटिव वाक्य में आता है। इसको नोट कर लीजिएगा और इसका एग्जाम्पल भी हम बता देंगे। टू राइट इज गुड एज रीड, लिखना उतना अच्छा है जितना पढ़ना, यानी इन्फिनेटिव टू इन्फिनेटिव। अब यहाँ भी टू नहीं आगे है, इसका कारण यही है कि ये कंजंक्शन का कार्य करता है। हालांकि इसके बारे में हम विस्तार से कंजंक्शन के बारे में बताएंगे। और राइटिंग इज एज गुड एज रीड, यानी अब यहाँ हम क्या देखते हैं, पहला इसने कर दिया जीरेंड और दूसरा कर दिया इन्फिनेटिव दोस्तों, इसलिए ये तो सही है मगर ये गलत हो गया, क्योंकि या तो आप इसको इन्फिनेटिव कर दीजिए तो सही हो जाएगा, या तो आप इसको जीरेंड कर दीजिएगा तो सही हो जाएगा। जैसे नीचे एग्जांपल है, टू राइट इज एज गुड एज रीडिंग, यहाँ भी गलत हुआ क्योंकि यहाँ रीडिंग कर दिया और यहाँ पे राइट कर दिया। या तो आप इसको जीरेंड कर दीजिए या इसको इन्फिनेटिव कर दीजिए, ये भी गलत हो गया। यानी क्या है, आपको यहाँ पर अगर वहाँ रीडिंग है तो यहाँ पर भी आपको राइटिंग करना होगा। और दोस्तों हालांकि हम इसके बारे में आपको हम कंजंक्शन में बात करेंगे, इसलिए एग्जांपल अभी हम यहाँ पर नहीं दे रहे हैं। जैसे एग्जांपल हम बोले तो जगह नहीं बची हुई है, और जैसे कि
जैसे अगर हम बात करें तो चलो हम इसके बारे में हम कंजंक्शन में ही बात करेंगे। और दोस्तों जो लोग इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें और ले लीजिएगा। दोस्तों मैं आज अपनी ये क्लास को यहीं पर आज विराम देता हूँ। और दोस्तों अगर हमारी क्लास अगर अच्छी लगती हो आपको तो प्लीज़ लाइक भी करिएगा। और हाँ, जो लोग अभी नए से जुड़े हैं या जो लोग अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो यार। और इसी के साथ दोस्तों मैं अपनी क्लास को यहीं पर रोक रहा हूँ। और थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। टिल देन टेक केयर।